दोस्तों, हकीकत के पन्नों से आज मैं प्रीति एक बार फिर आपका स्वागत कर रही हूँ और हकीकत से भरी इन कहानियों के सफ़र पर आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं हिंदी को जानने वाले और या कहूँ हिंदी के प्रख्याता, जिन्हें हिंदी की हर एक चीज़ बहुत ही बारीकी से पता है। हिंदी भाषा हरिराम वाजपेयी जी वीणा के प्रबंध संपादक भी हैं ये, और कई सारी चीज़ों में मैं कहूँ अगर तो बहुत सारी विधाएं जानते हैं। लेखन के साथ ही साहित्य में कविताएं, गज़ल, सारी चीज़ें। इसके साथ ही इनके दिल में जो देशभक्ति का जज्बा है, आज हम उसको भी जानेंगे, जो गीतों, गज़लों और कविताओं के माध्यम से वो हमारे सामने ला रहे हैं। वाजपेयी जी की जो यात्रा है वो जो शुरू हुई है 5 से 75 तक, ये उनकी किताब में भी आप पढ़ेंगे। तो आज हम उनका 5 से 75 तक का ये सफ़र जानेंगे खुद उनसे कि क्या क्या किस्से रहे हैं उनके ज़िंदगी में। वाजपेयी जी, आप ही शुरू कीजिए, आपकी कैसे शुरुआत हुई कविता की, गज़लों की? क्योंकि 5 साल की उम्र में जब बच्चा सोचना भी नहीं शुरू करता है, उस समय से आप अपनी सोच को उभारने की कोशिश कर रहे थे शब्दों में। धन्यवाद प्रीति जी। मुझे खुशी है कि आज आपके हकीकत के पन्नों में मेरा एक पन्ना जुड़ रहा है। यूँ तो कई पन्ने लिखे हैं और वो सारे हकीकत से ही जुड़े रहे हैं ज़िंदगी के, लेकिन आपके साथ जो ये पन्ना जुड़ रहा है निश्चित रूप से एक प्रकार से मेरे जीवन का एक दस्तावेज बनेगा, और इसके माध्यम से जो आपसे जो कुछ चर्चाएं होंगी वो निश्चित रूप से मेरे लिए, मेरे जीवन की वो पन्ने जो पीछे पलट के चले गए हैं उनको फिर से देखने का एक अवसर मिलेगा। जैसा कि आपने पूछा कि साहित्य के बारे में, प्रायः हमारा ये भारत में और हिंदी साहित्य में तो ये कहा ही जाता है कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर आँखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। पहला कवि, आदि कवि जो है वाल्मीकि जी के कहे जाते हैं, और जो उन्होंने क्रौंच पक्षी के वध को दृश्य देखा था तो उनके हृदय में जो पीड़ा उत्पन्न हुई थी, तब सबसे पहली इस धरा पर कविता पैदा हुई थी, ऐसा हमें बताया जाता है और ये सही भी मान्यता है। प्रायः जितने भी साहित्यकार हैं भाई, उनके साथ ये जीवन में मैं सोचता हूँ कि शायद 90% ये बात लागू होती है कि कविताएं दर्द और पीड़ा से ही ज़्यादा तो पड़ती हैं। ये मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं बहुत संक्षिप्त में आपको बता दूं कि मैं मूलतः कानपुर ज़िले का रहने वाला हूं, उत्तर प्रदेश का। 1957 में मैं कानपुर से 8वीं कक्षा पास करके इंदौर शहर में आया, इस अहिल्या नगरी में, और यहाँ आने पर मेरी पढ़ाई शुरू हुई। आप सोचिए कि 8वीं पास करने के बाद कोई उम्र मेरी ज़्यादा नहीं थी, माता पिता को छोड़ के आया था, अपना घर छोड़ करके आया था, अपना प्राकृतिक वातावरण छोड़ के आया था, वो मिट्टी जहाँ मैं बड़ा हुआ था, जहाँ जिसकी यादें मेरे एक एक रोम रोम में समाई हुई थी, वो सब कुछ छूट करके इस महानगर की सड़कों में आकर के समाप्त हो चुका था। वो जो पीड़ा थी, वो पीड़ा धीरे धीरे करके अंदर घनीभूत होती चली गई, और एक समय आया जब मैंने कुछ 4 पंक्तियाँ जोड़ी और कविता लिखना शुरू की। लेकिन उस तरफ मैंने ध्यान नहीं दिया। कुछ कहानियाँ लिखी जो अभी मैं उनका जिक्र नहीं करना चाहूँगा, बहुत पहले की कहानियाँ लिखी। लेकिन जब मैं क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ रहा था, उस समय डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक, जाना माना पत्रकारिता के क्षेत्र में नाम है, उन्होंने उस समय एक हस्तलिखित पत्रिका क्रिश्चियन कॉलेज में निकाली गई थी। और ये पहला अवसर था शायद इस शहर के अंदर हस्तलिखित, उसमें मेरी एक कविता सबसे पहले आई, और तब मैंने ये 4 पंक्तियाँ जोड़ी, अभी भी मुझे थोड़ी सी याद है। 100 बार रूठने पर भी तो हर बार मनाया है तुमको, 100 बार रूठने पर भी तो हर बार मनाया है तुमको, एक बार अगर मैं रूठ गया तुमने न मनाया तब मुझको। तो शायद ये उम्र उस ज़माने में कुछ होगी जिस ज़माने में पढ़ रहे होंगे, और वहाँ से शुरुआत होती है और फिर ये अनवरत जीवन का एक हिस्सा बन गया और लिखता रहा मैं। सर, आपने जो कला का साहित्य का जो सफ़र शुरू किया, उसके बीच में आप बैंकिंग जैसे क्षेत्र में लगातार बतौर प्रोफेशन आप काम करते रहे। सर, दोनों चीज़ों में समन्वय बैठाना और अपनी इस चीज़ को भी उतना ही महत्व देकर आज यहाँ तक लाए हैं आप। हिंदी भाषा को आपने हमेशा सर्वोपरि रखा। सर, कैसे आपने सारी चीज़ों को किया? क्योंकि आज अगर हम कहें शब्द वो जो मैनेज होता है तो गलत नहीं होगा कि बहुत मुश्किल होता है मैनेज करना। कैसे मैनेज किया सर? आप बहुत अच्छा कार्य जो कर रहे हैं आज की पीढ़ी के लिए। फिर से मैं उसी आपके शब्द को ले जाना चाहता हूँ कि ये एक हकीकत का एक ऐसा बंदा मेरे जीवन जुड़ा हुआ है। मेरे परिवार में अधिकतर लोग शिक्षक के पद पर, और मैं भी शिक्षक, और मुझे ऐसा लगा कि सारे के सारे घर के लोग, मेरे बड़े भाई साहब, मेरे चाचा जी, मेरे ताऊ जी,
सब लोग शिक्षक, तो मुझे लगा कि ये शिक्षकों की एक मंडी सरकी बनी हुई है। अच्छा। मुझे कुछ अलग हटके करना चाहिए। उसी समय मन में ये भाव पैदा होते गए और फिर एक अवसर आया जब मैं बैंक सेवा में निकल गया। अच्छा। लेकिन बैंक सेवा में जाने के बाद कुछ समय तक तो पछताया। इसलिए पछताया कि शिक्षक के रूप में मुझे कुल मिलाकर के 3.5 घंटे का काम करना पड़ता था। पढ़ाया, चले गए, साथ में अपनी पढ़ाई भी कर रहा था। उन दिनों के अंदर की पढ़ाई कितनी कठिन थी जब मेरे पास साइकिल भी नहीं होती थी। कहाँ हमारा स्कूल महात्मा गांधी मार्ग में और क्रिश्चियन कॉलेज मुझे जाना है। अच्छा। और मैं दौड़ करके अपनी कक्षा में बीए में पहुंच जाता था वहाँ। इस तरीके से मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की। तो कठिनाइयों से जूझने का एक रास्ता निकालने का जज्बा मेरे मन में शुरू से था। इसके बाद फिर ये स्थिति हो गई कि मैंने कहा कि मुझे ऐसे विभाग में जाना चाहिए, नौकरी करना चाहिए। मुझे घूमने का बड़ा शौक था। अच्छा। तो मैंने रेलवे में आवेदन भेजा। कुछ दिनों बाद मुझे परीक्षा की बात आई, परीक्षा दी और उसमें मैं पास हो गया। अरे। लेकिन जिस दिन रेलवे में गार्ड के लिए आया, क्योंकि मेरे दिमाग में क्या थी कि अगर मैं रेलवे में गार्ड बन जाऊंगा तो मुझे घूमने को बहुत मिलेगा। अच्छा। लेकिन यहीं इंदौर में एक पड़ोस में रेलवे के सेवानिवृत्त गार्ड रहते थे। उन्होंने कहा कि देखो साहब, आप पढ़े लिखे हो तो भी कम से कम आपको 10 से 15 साल मालगाड़ी में गुजारना पड़ेंगे। अच्छा। और मालगाड़ी में गार्ड बनना बहुत कठिन काम होता है, सवारी गाड़ी आपको नहीं मिलेगी। जी। इससे अच्छे यदि बैंक में यदि आप चले जाते हो तो मेरी ख्याल से मेरी सलाह है कि आप बैंक में चले। एक ही दिन बैंक का आया, एक ही दिन रेलवे का आया और बड़े भाई साहब के आदेश, क्योंकि मैं लक्ष्मण की तरह, वो मेरे राम की तरह, उनके साथ है, और मैंने बैंक में चला गया। मैं प्रीति जी इसलिए कह रहा हूँ कि मैं थोड़े दिनों के लिए पछताया। 3.5 घंटे की नौकरी करने वाला व्यक्ति राष्ट्रीयकरण के पहले, जब इनके बैंकों के मालिक सेठ लोग हुआ करते थे, हमारी बैंक का जब मैंने ज्वाइन किया तो हमारी बैंक का नाम था द यूनाइटेड कमर्शियल बैंक लिमिटेड। ये बिरला की खुली हुई बैंक थी। सुबह 9:30 बजे बुलाया जाता था, रात को 9 बजे छोड़ा जाता था। 9:30 बजे 12 घंटे की ड्यूटी देना पड़ती थी। 3.5 घंटे की नौकरी करने वाला 12.5 घंटे की ड्यूटी देता है। कितने नोट गिनना पड़ते थे कि घर में आकर के मुझे सरसों के तेल लगा करके हाथों की मालिश करना पड़ती थी। ये नौकरी थी। लेकिन मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि मैं ही नौकरी नहीं कर रहा था, और भी लोग कर रहे थे। और फिर जब मैंने कहा कि जब मैं कूद पड़ा हूँ तो इस सागर को पार करना है और कुछ ऐसे ढंग से करना है कि जिससे मैं कह सकूँ कि नौकरी तो सभी करते हैं, सेवा कितने लोग करते हैं, और मैंने सेवा का आधार, सेवा का मार्ग पकड़ा। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छी सोच रही है आपकी। तो उसके बाद ये जो बैंकिंग की 12-12 घंटे की नौकरी की, फिर जो हिंदी की मैं कहूँ, मुझे ऐसा लगता है सेवा की है आपने, वो देश सेवा से कम नहीं है। सर, कब लगा आपको कि हिंदी के प्रति लोगों को आपको अवेयर करना चाहिए, जागरूक करना चाहिए? क्योंकि जैसे जैसे समय बदला है, दौर बदला है, हिंदी बहुत भाषाओं के साथ मिलके अलग होती रही है, मालवी भाषा भी उसमें मिक्स हुई है और अंग्रेजी बहुत ज़्यादा डाली गई है हिंदी में, तो बहुत स्वरूप ही बदल गया है हिंदी का। लेकिन आप जो बोलते हैं, आप जो गीतों में, आपकी कविताओं में, वो शुद्ध हिंदी होती है। तो वो हिंदी सेवा, देश सेवा कैसे सर ये शुरुआत हुई? आपको कब ऐसा लगा कि हाँ, मुझे अब इस दिशा में काम करना है? चलिए, हिंदी के बारे में और ज़िंदगी का एक हकीकत का पन्ना और मैं पलटता हूँ। जी। जब मैं बैंक सेवा में आया तो मैंने एक छुट्टी का आवेदन दिया। प्रबंधक महोदय ने मुझे बुलाया कि ये क्या है, मेरे सामने रखा। ये लीव एप्लीकेशन है। तो मैंने कहा सर, आपको तो ये मालूम हो गया है कि लीव एप्लीकेशन है, मैंने छुट्टी के लिए आवेदन दिया है। अच्छा। आप उसी को लीव एप्लीकेशन करें। बोले ये हिंदी में लिख के लाओ, अंग्रेजी में लिख करके लाओ। मैं थोड़ी देर तक सुनता रहा, फिर मैंने उनसे कहा कि बैंकिंग सेवाओं में आपने जब यहाँ पर मुझे नियुक्ति दी है, उनमें कुछ शर्तें दी हुई हैं नौकरी की, उसमें ये कहीं शर्त नहीं लिखी हुई है कि मैं छुट्टी का आवेदन या किसी प्रकार का पत्राचार अगर बैंक के साथ करूँगा तो वो अंग्रेजी में होगा। आप मुझे लिखा हुआ दिखा दीजिए, अगर मैं उसका पालन करना, नौकरी करना, तो उसका पालन करूँगा, और यदि आपके नियमों में नहीं है तो मैं हिंदी में ही लिखूँगा। आपको अवकाश स्वीकृत करना हो तो करें, ना करना हो तो इस पर आप अपनी टिप्पणी लिख दें कि इन कारणों से आप मेरा अवकाश स्वीकृत नहीं करें। उस दिन के बाद प्रीति जी, मेरे दिमाग में आया कि इस देश के लोग हिंदी जानते हैं, यहाँ के लोग मालवी जानते हैं, भारत सरकार की बैंक जनता की सेवा के लिए, और हम यहाँ अंग्रेजी में बात करते हैं। किसके लिए करते हैं? अंग्रेजों के लिए करते हैं, बड़े बड़े सेठ लोगों के लिए करते हैं। यदि सेवा करना है तो इस देश के उस छोटे छोटे व्यक्ति के लिए करिए जो मेरी भाषा को समझता हो। इसीलिए मैं इसी संदर्भ में जोड़ रहा हूँ कि जब मैं प्रबंधक होकर के मऊ के पास एक गाँव में गया, अच्छा, तब मैं लोगों से कहता था, बैठते थे, बा साहब आइए, कहीं बा साहब जाइए, कहीं
यहाँ की मालवी भाषा के कुछ शब्द बोल करके और उनका दिल जीतने की कोशिश करता था। और ये सेवा का भाव होता था कि जब तक हम उनकी भाषा में नहीं बोलेंगे तब तक हम उनकी सेवा नहीं कर सकते। इसीलिए माँ को माँ कहने में जो आनंद की अनुभूति है वो मम्मी और माम कहने में नहीं है। बिल्कुल सही बात बोली सर आपने कि माँ को माँ कहने में जो अनुभूति है। सर शब्दों में जो कविताएं आप ढालते हैं और कविता के लिए आपको कई बार बोला भी गया, आकाशवाणी में भी आप रहे हैं और आकाशवाणी में भी आपने बाल कविताएं बाल गीत लिखे हैं। वो एक दौर क्या था सर, मैं थोड़ा सा जानना चाहती हूँ और दर्शक भी जानना चाहेंगे आपसे कि जी, जी। बहुत ही बहुत अच्छा प्रश्न है कि प्रश्न ये होता है कि एक आदमी बैंक में नौकरी करे और कविताएं लिखने लगे जी। और अभी खास तौर से ये प्रश्न कई जगह मुझसे जब मैं व्याख्यान देने भी जाता हूँ तो पूछे जाते हैं, तो मैं लोगों को बड़ा अजीब सा जवाब देता हूँ। हो सकता है कि हमारे श्रोताओं को भी और आपको भी अजीब लगे कि यदि आपका मन आपका तन अंदर से दृढ़ है खुद में, तो आप सागर में कूद जाइए, उसे पार कर जाएंगे। आप पहाड़ पर चढ़ जाइए, उसको पार कर जाएंगे। आप घने जंगल से गुजर रहे हो, बिना डर के निकल जाएंगे। लेकिन अगर आपके मन में ही डर का पहले से भरा हुआ है तो आप बिस्तर पर पड़े पड़े भी जरा सी बिल्ली भी अगर कुछ आ जाए घर के अंदर, चूहा कुछ आ जाए, तो आप एकदम से घबरा करके उठ जाएंगे। हैं, एक हनुमान चाहिए जो लंका में जाकर के आग लगा दे। बैंक सेवा में आने के बाद हिंदी का प्रचार प्रसार करना, उसके प्रति लगाव पैदा होना ठीक उसी तरीके से था जिस प्रकार से हनुमान जी ने लंका में आग लगाई। मेरे लिए जब मैंने हिंदी में बोलना शुरू किया कई प्रश्न आए, लेकिन मेरे हिंदी बोलने और लिखने का संदर्भ हमारे प्रधान कार्यालय कलकत्ता तक पहुंचा। अच्छा। और जबलपुर में उनके एक अधिकारी जब आए तो उन्होंने कार्यक्रम में मुझे संचालन करते हुए देखा, तो उन्होंने कहा कि आप इतनी अच्छी हिंदी बोल लेते बैंक में, एक भी शब्द आप अंग्रेजी का नहीं बोले। जी। तो हमने कहा क्यों बोलें जब हमारे पास शब्द भंडार इतना है। जी। जब मेरे पास माँ को माँ कहने का शब्द है, मातुश्री कहने का शब्द है, माताश्री कहने का शब्द है, मराठी में जाएंगे तो आई कहने का शब्द है, तो मैं उसको माम क्यों बोलूँ। ये असर पड़ा और धीरे धीरे करके उन्होंने मुझे कई जगह बैंक के कार्यक्रमों में संचालन के लिए बुलाना शुरू किया। अच्छा। कि साहब आप बैंक के कार्यों करें। और फिर जब मैं सागर में प्रबंधक के पद पर था तब इंदौर में मंडल कार्यालय खुला और मुझे हिंदी अधिकारी, जिसे राजभाषा अधिकारी बोलते हैं, अंग्रेजी में ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफिसर कहा जाता है, वो बना करके मुझे भेजा। और तब ये था, मुझे लगा है कि जिस दिन मैंने उस पद पर आया तो मैंने लिखा था आज मेरे मन का पद मिला है और अब माँ सरस्वती की और हिंदी की सेवा करने का जो अवसर मिला है उससे मैं चूकना नहीं चाहता हूँ। पूरी ताकत से यथाशक्ति मैं उसको नमन करूँगा। और फिर प्रीति जी मैंने जो करना शुरू किया है वो मेरे मित्रों के साथ और मेरे साथ और बैंक के साथ ऐतिहासिक है। और उसी समय मैंने कुछ कविताएं लिखना शुरू की थी मन के भावों को। हाँ। और जब मेरी पहली किताब आई जी। सन 1998 में पहला मेरा कविता संग्रह आया, ये बता रहा हूँ। और ये जिसका मैंने लिखा बिना किसी फर्क के। पहले मैंने शीर्षक रखा था तुम्हारे लिए, लेकिन उसी समय मुझे पता चला कि नीरज जी के कविता संग्रह का नाम है तुम्हारे लिए। फिर मैंने इसी कविता में से तो बिना किसी फर्क के, और एक कविता है इसकी आखिरी जिसमें लिखा है मैंने, मुझे मनुष्यों को सबको बादलों से, हवा से, पानी की बूंदों से, गंगा से, इन सब से क्या सीखना चाहिए। बादल सबके लिए बरसते हैं बिना अमीरी, गरीबी, जाति, पात, धर्म को देखे हुए। हवा सबके लिए चलती है, वो कोई भेदभाव नहीं करती। नदी सबके लिए बहती है, वो कोई भेदभाव नहीं करती है। ये सारे लोग मानव की सेवा करते हैं प्रकृति के होकर के भी, बिना किसी फर्क के, बिना किसी तर्क के। और यही शीर्षक दिया तो मुझे इतना सम्मान मिला कि आपने जो भावनाएं पैदा की हैं और जो संदेश दिया है, ये पहली किताब थी मेरी। और इसकी जो आपने आपके बिना पूछे बता रहा हूँ, इसकी पहली ज़्यादातर लोग माँ को या सरस्वती की प्रार्थना अपनी कविता में पहली रचना में करते हैं, लेकिन मैंने जो की है उसी हिंदी की है मैंने। अच्छा। जिसके कारण आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ। और यदि मैं हिंदी से न जुड़ा होता, किसी अपनी बैंक के अंदर किसी जनरल मैनेजर के पद से भी अगर सेवानिवृत्त हुआ होता तो प्रीति जी यह हकीकत का पन्ना जोड़ने के लिए मेरे पास नहीं आती। कितने आते हैं। पहली कविता थी मेरी, वो देवनागरी, जिंदगी का हर क्षण तुम्हारी चाह में बीता। देखिए किस प्रकार से पूरी कविता कहाँ जा रही है, अंत में जवाब आएगा। जिंदगी का हर क्षण तुम्हारी चाह में बीता, न मैं तुमसे कभी अलग रहा न तुम मुझसे, इसीलिए हर पल एक नए भाव लेकर आया और मैं कभी नहीं रहा जीता। तुमने जो साथ निभाया, शब्द दिए, प्रेरणा दी,
तभी मैं मीरा का मर्म, तुलसी की रामायण और महादेवी का धर्म समझ पाया। बहुत बहुत दर्द दोस्त बन गया, दर्द दोस्त बन गया, पीड़ा सहेली, जिंदगी अब नहीं रही अकेली, जिंदगी अब नहीं रही अकेली। अगर तुम न होती तो मैं कुछ भी नहीं बन पाता। आज के दौर में गांधी के बंदरों के समान गूंगा, बहरा और अंधा बन जाता। मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ ये बताने के लिए शब्दों का सहारा लेता हूँ। तुम्हारे दिए हुए शब्द उपहारों से कभी कभार कोई गीत बना लेता हूँ। बदले में ज़िंदगी की हर सांस तुम्हें अर्पित है। मेरी रचनाएं स्वांता सुखाए हैं, फिर भी तुम्हें अर्पित है, फिर भी तुम्हें अर्पित है। विश्व में तुम ही हो मेरे लिए श्रेष्ठ और माधुरी। ओ हिंदी, ओ देवनागरी, ओ हिंदी, ओ देवनागरी। बहुत बढ़िया। दर्शकों से अपील करूंगी, सुने तो ताली ज़रूर बजाएं सबके लिए, वाजपेयी जी के लिए। वाजपेयी जी, कविताएं बहुत बहुत अच्छी हैं और सही में जो आपने कहा, भावनाएं उत्पन्न करने वाली, किसी भी कार्य को करने के लिए हमें भावना का होना बहुत ज़रूरी है। कविता और गीत जब आपने लिखी है तो कोई ऐसा गीत, वैसे तो सभी आपके दिल के पास होगी, लेकिन फिर भी कुछ कविताएं, कुछ गीत ऐसे होते हैं जो हमारे होते हैं, हमारे दिल के बहुत करीब होते हैं। लोगों से कभी उसकी आपको बार बार सुनने के लिए ख्वाहिश आती हो और आपका भी मन करता हो कि हाँ, इसे सुनकर आज मैं बहुत खुश हो सकता हूँ। हिंदी साहित्य में इतनी विधाएं आई और ख़ास तौर से जब रीतिकाल ख़त्म हुआ और आधुनिक काल और प्रयोगवाद आया, चूँकि हिंदी साहित्य में पढ़ा भी हूँ और पढ़ाता भी हूँ, तब धीरे धीरे करके हिंदी साहित्य की कुछ स्थितियाँ इतनी हो गई कि कविताएं जो थी, साहित्य था, वो मंच भी बन गया और मंच पर सिवाय चुटकुलेबाजी के और तुकबंदी मिला करके लोगों को हंसाने के अलावा कुछ नहीं था। और सुभाषिता से प्रीति जी, साहित्य हमारे बीच से जाता रहा। कल ही हमने देश के प्रथम राष्ट्र कवि की जयंती मनाई है। मैंने लोगों से पूछा है, लोग नाम नहीं बता पाए, मैथिली क्षणगुप्त, जिनको दद्दा कहते थे। ये भारत की स्वतंत्रता के बाद इस देश का पहला राष्ट्र कवि था। 12 साल तक राज्यसभा के सदस्य रहे, देश की क्या सेवा की है। और सौभाग्य की जहाँ पर आज मैं बैठा हूँ, जिससे कि आप मेरा साक्षात चले, श्री मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति 1910 की स्थापित, यहाँ पर 2 बार गांधी जी आ चुके हैं। यहाँ पर उस राष्ट्र कवि मैथिली क्षणगुप्त का भी कविता पाठ हो चुका है। तो उस पावन जगह पर बैठा हूँ। धीरे धीरे करके इन चीज़ों से अलग हटते गए, लेकिन मैंने देखा कि मैंने भी लिखे, गैरछंद की कविताएं लिखी हैं, छंद भी लिखे, गीत भी लिखे हैं। एक गीत जो मुझे लिख गया, मैंने नहीं लिखा, माँ सरस्वती ने लिखवा दिया। उसकी आदरणीय स्मृति शेष ज्ञानपीठ पुरस्कार नरेश मेहता जी ने दिल से तारीफ की थी मेरी किताब पर कि क्या गीत है। और वो गीत मैंने लंदन में सुनाया, अच्छा, बर्मिंघम में सुनाया, मॉरिशस में सुनाया, और जहाँ पर भी मैंने सुनाया लोगों ने उसकी बड़ी प्रशंसा की। मैं सोचता हूँ कि शायद आपके इस 7 प्रश्न के साथ उस गीत की भी वानगी आप, वो छोटा सा है, सोनेट कहते हैं अंग्रेजी, चूँकि मैंने अंग्रेजी साहित्य में पढ़ा। अच्छा। अंग्रेजी साहित्य में सोनेट उसको बोलते हैं। सोनेट इज़ अ पोएम ऑफ 14 लाइन, 14 लाइन की, जैसे दोहा सोटा हर एक की विधा होती है, ये रहती है। 14 लाइन की ये कविता है और देखिए उसका आनंद लीजिए। शीर्षक है वही तुम्हारे लिए। और मेरे पास गला तो नहीं है, फटा हुआ बांस तरीका है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि अपने शब्दों को किस तरीके से प्रस्तुत करूँ। राह तेरी रही, राह तेरी रही, पाँव मेरे रहे, कि राह तेरी रही, पाँव मेरे रहे, और चलता रहा मैं तुम्हारे लिए, और चलता रहा मैं तुम्हारे लिए। नींद मेरी रही, कि नींद मेरी रही, स्वप्न तेरे रहे, कि नींद मेरी रही, स्वप्न तेरे रहे, स्वप्न तेरे रहे, और जगता रहा मैं तुम्हारे लिए, और जगता रहा मैं तुम्हारे लिए। और आस्था की बात जो होती है, क्योंकि गीत के शब्द अगर बता दो तो माया बिगड़ जाता है, आनंद बहुत शब्द है। आस्था किसे कहते हैं? मूर्ति तेरी रही, मूर्ति तेरी रही,
पूजा मेरी रही कि मूर्ति तेरी रही, पूजा मेरी रही और भजता रहा मैं तुम्हारे लिए, और भजता रहा मैं तुम्हारे लिए। और अभी थोड़े दिन पहले ही विश्व मित्रता दिवस, जी, वर्ल्ड फ्रेंडशिप डे, क्या लोगों ने उड़ेले हैं भाव। अच्छा। जैसे जान दे रहे हैं एक दूसरे को, जी। लेकिन दोस्ती किसे कहते हैं उसका भाव देखिए। मैंने किस तरीके से दोस्ती की परिभाषा बताई है, जी। वो देखिए आप। आँख मेरी रही, आँख मेरी रही, अश्रु तेरे रहे। अरे दोस्त अगर सामने वाला दुख में रो दिया, पीड़ा में रो दिया, और तब मुझे मालूम पड़े, उससे पूछूं कि तुम्हारी आंख से आंसू क्यों निकल रहे हैं, तुम्हारा चेहरा क्यों उदास है, फिर कहेगा मैं दोस्त है। उसके चेहरे को, उसके भाव को, उसको आंखों की पढ़ने की ताकत होना चाहिए दूसरे दोस्त में। ये बताया मैंने कि आंख मेरी रही, अश्रु तेरे रहे और झरता रहा मैं तुम्हारे लिए, और झरता रहा मैं तुम्हारे लिए। और जिंदगी क्या है ये? काठ मेरा रहा, ये शरीर क्या है कि काठ मेरा रहा, आग तेरी रही, कि काठ मेरा रहा, आग तेरी रही, आग तेरी रही और जलता रहा मैं तुम्हारे लिए, और जलता रहा मैं तुम्हारे लिए। और वही दोस्ती की बात, सुदामा और कृष्ण के उदाहरण तो बहुत दे देते हैं, लेकिन ऐसा कर कोई नहीं पाता है कि पीड़ा तेरी रही, पीड़ा तेरी रही, आ मेरी रही, कि पीड़ा तेरी रही, आह मेरी रही, आह मेरी रही और सहता रहा मैं तुम्हारे लिए, और सहता रहा मैं तुम्हारे लिए। और हकीकत के पन्नों से जुड़े हुए तमाम श्रोताओं, सुधी श्रोताओं और कविता से प्यार करने वाले उन व्यक्तियों को और हकीकत से प्यार करने वालों के लिए ये दो पंक्तियाँ इस गीत की प्रति जी देखिए। भाव तेरे रहे, कि भाव तेरे रहे, शब्द मेरे रहे, कि भाव तेरे रहे, शब्द मेरे रहे, शब्द मेरे रहे और लिखता रहा मैं तुम्हारे लिए, और लिखता रहा मैं तुम्हारे उम्मीद करती हूँ आप भी ताली बजाएंगे सर के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम समय में सर को इस मंच पे मैं उनकी पूरी कहानी आज आपको नहीं सुना रही हूँ। मैं उनकी कहानी को आज यहीं रोकूंगी ताकि आप और एक्साइटेड रहे और उत्सुक हो, ताकि आगे जाने हम हरिराम वाजपेयी जी के जीवन के खास पहलू और ऐसे प्यारे प्यारे से गीत, देशभक्ति का जो जज्बा हिंदी के प्रति उन्होंने दिखाया है। वास्तव में हिंदी के प्रति नहीं दोस्तों, ये देशभक्ति का एक जज्बा है जो उनके दिल में है, जो वो हिंदुस्तानियों के दिल में ही नहीं जगा रहे, दुनिया भर के लोगों में जगा रहे हैं। हिंदी जो हमारी माँ है उसका महत्व वो दुनिया भर में बता रहे हैं, हिंदी भाषा को आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं आज अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझूंगी कि आज मैं उनके साथ इस द रियल इंटरव्यू विद प्रीति कहूँ अगर तो मैं गलत होगा, द रियल इंटरव्यू विद हरिराम वाजपेयी होगा ये, और इसको हम आगे पार्ट 2 में आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। आप देखिएगा ज़रूर, देखते रहिए, कीप वॉचिंग, और हरिराम वाजपेयी जी को सलाम कीजिए इस स्वतंत्रता दिवस पर, और उनकी हिंदी के प्रति जो भक्ति है उसको भी आप देखते रहिए। ऐसे कीप वॉचिंग हकीकत के पन्नों से। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और चूँकि आपने पहले ही संकेत कर दिया है कि दूसरे पार्ट के लिए मैं सिर्फ एक थोड़ा संकेत दे दूं कि मेरी पहली किताब, मेरा पहला कविता मैं 1998 में, दूसरा ताना बाना ये 2012 में आया। इसके बाद 2014 में मेरी कविता आई कोपलवाणी, जिस पर मुझे मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। ये सारे गीत बच्चों के लिए।
आकाशवाणी ने बुला बुला करके कहा कि आपके गाए हुए गीतों को इतने बच्चों के बीच में पसंद किया जाते कि बड़े लोग भी अपने पत्र भेजते। और इसके बाद फिर मैंने लिखी 5 से 75 आपने कहा। इन चारों के बारे में यदि आप पुनः कभी अवसर देंगे फिर आपसे चर्चा करेंगे और उन गीतों पर बात करेंगे कि किस तरीके से बादलों के बीच में इस तरीके से मिट्टी को माथे से लगा करके मैं अपने गीत लिखता हूँ और फिर जब गाता हूँ तो मुझे आप सबका प्यार मिलता है, आपकी शुभकामनाएँ मिलती हैं और उससे प्रेरणा मिलती है आगे बढ़ने की। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे हकीकत के पन्नों का एक हिस्सा, एक पृष्ठ जोड़ करके और मुझे सम्मान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वाजपेयी।